हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपीएससी पॉलिटी के सिलेबस का दूसरा यूनिट, जिसका नाम है संविधान की विशेषताएं। जो दिया हुआ है संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत का जो संविधान है ना, उसमें बहुत सारे तत्व, फैक्ट दिए हुए हैं। इसके साथ साथ उसमें बहुत से मूल भावनाएं दी हुई हैं, ठीक है ना, जितना पूरे देश के किसी भी देश के किसी संविधान में नहीं, आज तक नहीं दी गई हुई, ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत का जो संविधान है वो 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके, अन्वेषण करके बनाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का क्या किया, परीक्षण किया। उसमें से महत्वपूर्ण तत्वों को, महत्वपूर्ण मूल भावनाओं को हमारे संविधान में शामिल किया। इसके साथ साथ हमारा जो मूल संविधान, जो हम 1949 में स्वीकृति किए थे, उस संविधान में बहुत सारे संशोधन हमने आज तक कर दिए। हमने 7वां संशोधन किया, हमने 42वां संशोधन किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। हमने 44वें कॉन्स्टिट्यूशन किए। इसके साथ साथ हमने 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिया। 74वां संविधान संशोधन किया, शहरों की नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ साथ हमने 101वां संविधान संशोधन किया, जीएसटी लाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में अंतर्निहित है। और इन सारे संविधानों, इन सारे तत्वों को, मूल भावनाओं को हम देखेंगे हमारे संविधान की मुख्य विशेषताओं में कौन कौन सी। देखिए, मुख्य विशेषताएं जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मुख्य विशेषताएं होती क्या है। जो हमारे अंदर है वही तो हमारी विशेषता और वही तो हमारी खामियां होंगी। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में मुख्य विशेषता यही है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। आज तक किसी भी देश में इतना लंबा संविधान नहीं बना जितना लंबा संविधान भारत का है। हमने जब संविधान को स्वीकृति दी थी, उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना, और 8 अनुसूचियां थी। आज के समय में देख लीजिए। और दूसरी विशेषता क्या है, हमारे संविधान में नम्यता और अनम्यता का समन्वय मिलता है। अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है, अनम्य है, ठीक है ना, जबकि भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता दोनों मिलता है। हमने संविधान संशोधन में लचीलापन भी अपनाया है, हमने संविधान संशोधन में कठोरता को भी अपनाया है। हमने दोनों चीज़ों को क्या किया है, एक्सेप्ट किया। इस चीज़ को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। अभी हम मुख्य टॉपिक पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा हमारे संविधान में की मुख्य विशेषता है। तीसरी मुख्य विशेषता है, सरकार का संसदीय रूप देखने को मिलता है, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक यही चीज हमारे संविधान में राज्यों को भी मिलती है, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, ठीक है। उसके साथ साथ संविधान में क्या है, मूल अधिकार। ये संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, मूल अधिकार। ये सरकार को तानाशाही से बचाती है। सरकार को तानाशाही जो जनता पे ना हो, ये जनता को बचाती है सरकार की तानाशाही से। इसके साथ साथ एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। हमारा संविधान क्या है ना, हमारे संविधान में केंद्र को मजबूत बनाया गया है, क्योंकि हम इतिहास में देख चुके हैं जब जब केंद्र कमजोर पड़ा है, क्षेत्रीय शक्तियां क्या है, उभर के सामने आई है। क्षेत्रीय शक्तियां उभर के सामने आई है, जिससे हमारे देश को बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, खतरा उत्पन्न हो गया था, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे संविधान में, मूल कर्तव्य है, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत दिए गए हैं कि राज्य कानून बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं एकल नागरिकता हमारे संविधान में दी गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक राष्ट्रीय नागरिकता मिलेगी आपको, दूसरा अमेरिका के जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। आप चाहे असम के हो, केरल के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, गोवा के हो, महाराष्ट्र को, आपको इंडियन वोटर आईडी कार्ड
एक इंडियन के रूप में ही दिया जाएगा। चाहे उस वोटर आईडी कार्ड को लेकर के आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, आप इंडियन ही कहलाएंगे, ना कि महाराष्ट्रीय, ना कि बिहारी, ना ही कि केरल के निवासी कहलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। हम देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं। आपातकाल के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री को निष्कासित कर दिया जाता है। बिहार में तो बहुत सारे आपातकाल लगे हैं। इस चीज़ को हम देख सकते हैं। स्वतंत्र निकाय है हमारे संविधान में। स्वतंत्र निकाय क्या करते हैं कि अपना काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, बिना विधायिका, बिना कार्यपालिका, बिना न्यायपालिका के डर दबाव में आए हुए। यूपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, ईडी वगैरह भी स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में देखने को मिलती है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। हम केंद्र में देख सकते हैं केंद्र सरकार है, संघ सरकार है। राज्यों में देख सकते हैं राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है। इसके साथ साथ राज्यों के अंदर जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ भी सरकार स्वतंत्र रूप से गठित होती है और अपना कार्य करती है। ठीक है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में। ठीक है ना, एकीकृत न्यायपालिका, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका के दो रूप दिखते हैं, एक केंद्र के लिए है, दूसरा स्टेट के लिए है, राज्य के लिए। हमारा एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ों का समावेशन किया गया है। हम वो आगे जैसे इसके डिटेल में पढ़ेंगे हम समझेंगे। ये मैं आपको एक इंट्रो दे दिया कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। व्यष्टि मताधिकार है हमारे संविधान की मुख्य विशेषता। पहले 21 साल थी, फिर 18 साल कर दिया गया। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ हमारे संविधान एक बहुत बड़ा संविधान बना। उसके साथ साथ हमारे नम्यता बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार किया गया। अब हम देखते हैं डिटेल में कि इसमें कौन कौन से संविधान बड़ा बनने का क्या कारण था, मूल अधिकार देने का क्या कारण था, स्वतंत्र निकाय रखने का क्या कारण था, एकल नागरिकता स्वीकार करने का क्या कारण था, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे क्या सिद्धांत थे। इसके साथ साथ एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ हम संघीय व्यवस्था को कैसे बेहतरीन रूप से चला रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जान लेते हैं भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान क्यों है। देखिए, संविधान को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है लिखित, जो राइट डाउन करके किया गया है, दूसरा है अलिखित। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। अब भारत का जो संविधान है वो भी लिखित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। ठीक है ना, वो परंपराओं पर आधारित है। कोई सजा देनी हो तो परंपराओं पर उन चीज़ों को आधारित किया गया है। भारत का संविधान लिखित है, ठीक अमेरिका के संविधान की तरह। ठीक है, भारत का जो मूल संविधान था जिसे हम 1949 में स्वीकृति किए थे, उसमें एक प्रस्तावना थी। 22 भाग में 395 अनुच्छेद थे। इसके साथ साथ 8 अनुसूचियां थी, जबकि आज ये स्थिति बदल गई है। आज के संविधान में ये चीज़ें विद्यमान है। ठीक है ना, और इसका जो 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम आया था वो अपने आप में ही बहुत बड़ा था। चूंकि भारत का संविधान आज 1935 के अधिनियम से प्रेरित है, बहुत सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई है। चूंकि भारत पे क्या था, ब्रिटेन का शासन था। ठीक है ना, तो वो अपने आप ही बहुत बड़ा था, तो फिर ये बड़ा हमारा संविधान भी बहुत बड़ा हो गया, लिखित हो गया। ठीक है ना, और दूसरा कारण ये है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो अपने आप में ही बहुत विविधतापूर्ण है। अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जनजाति है, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज है, उन सबको ध्यान रखना है। चूंकि एक जगह केवल एक ही तरह के लोग रहते हैं तो चीजें बड़ी ही आसानी से हो जाती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत में असम में कुछ और भाषा है, नागालैंड में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, महाराष्ट्र, ऐसे में सभी राज्यों को लेकर चल रहा है। तो सभी राज्यों की बात सुननी होगी और उनकी बातों को सुन करके उनको सुरक्षा भी देना पड़ेगा। सुरक्षा किसके द्वारा दिया गया? संविधान के द्वारा।
कि चलिए भारत के संविधान में चीजें लिख दी गई है, कानूनी रूप इसे दे दिया गया, अब किसी भी तरह का किसी भी राज्य को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये है, अगली बात ये है कि भारतीय जो संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में, उसमें कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, तो ऐसे में क्या किया गया, ये लोग कानून के विशेषज्ञ थे। इन लोगों ने क्या किया, संविधान को काफी ज्यादा डिटेलाइज किया ताकि आगे चल करके न्यायालय पे ज्यादा दिक्कत ना आए, बार बार संविधान को लेकर के सवाल ना उठे, ठीक है ना। और हमारा संविधान बड़ा होने के कारण ये भी है, हमारा एकल संविधान है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग था, अब पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, एक ही कानून है, ठीक है ना। यूसीसी की बात आज हो रही है, वो अलग मैटर है। यहाँ पे संविधान क्या है, पूरे देश के लिए एक है, बिहारियों के लिए भी, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, कलकत्ता के लोगों के लिए भी एक ही है। तो जो सुविधाएं स्टेट के लोगों को मिलनी चाहिए वो हमारे संविधान में लिख दी गई है। डीपीएस पे राज्य कानून बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखेगा, चाहे वो केंद्र द्वारा कानून बनाया जा रहा हो या राज्यों के द्वारा कानून बनाया जा रहा हो, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो भारत का संविधान सबसे लंबा इन्हीं कारणों की वजह से हो गया। और दूसरा देखते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, वो है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। हम बता चुके हैं कि भारत का संविधान ना ही ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा लचीला है, जबकि अमेरिका का संविधान कठोर है और ब्रिटेन का संविधान लचीला है। उसमें संशोधन, ये कठोर और लचीला दो चीजें से होती है, ठीक है ना। इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक है संशोधन करने में आसानी, एक होता है संशोधन करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई। अमेरिका के संविधान में अगर किसी प्रकार का संशोधन किया जाए तो बहुत ज्यादा कठिनाई है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना आसान है। भारत में दोनों का रूप मिलता है, ठीक है ना। तो भारत में जो 368 है संसद के द्वारा जो भारत के संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है, वो दो चीजों है। एक है साधारण संशोधन, साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत, और है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति। हमारे यहाँ जीएसटी पारित हुआ, 101वां संविधान संशोधन। केंद्र में जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की स्वीकृति तो हुई। इसके साथ साथ बिहार, यूपी, केरल, महाराष्ट्र, कोलकाता, इन सभी राज्यों को मिला के आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक थी, क्योंकि संविधान के में टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा पार्ट हम संशोधन करने जा रहे थे। कोई छोटा मोटा संशोधन होता बड़ी आसानी से हो जाता, लोकसभा से ही भी हो जाता, कभी कभी लोकसभा राज्यसभा दोनों से संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन साधारण संशोधन किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ आधे राज्यों की भी अनुमति चाहिए होती है, ठीक है ना। ये चीजें। तीसरा एक मुख्य विशेषता क्या है, हमने क्या किया है, हमने सरकार का संसदीय रूप को स्वीकार किया है, ठीक है ना। देखिए दो प्रणालियां होती है, एक होते है अध्यक्षीय प्रणाली, दूसरा होता है संसदीय प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है और भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन में भी क्या थी, संसदीय प्रणाली थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं एक बात, संसदीय प्रणाली में क्या होता है ना, कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, इन दोनों के बीच सहयोग और समन्वय को महत्व दिया जाता है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का संविधान शक्ति के कठोर पृथक्करण को स्वीकार न करके बल्कि समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ये चीज अमेरिका के संविधान में नहीं है। अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, ठीक है ना। भारत में विधायिका के अंदर से कार्यपालिका निकलती है, विधायिका के अंदर से मंत्री निकलते हैं,
भारत का जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो हमारी संसद है में कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। आ रही है बात समझ में? ये सारी चीजें हमारे संविधान में नोट डाउन है। हमारे यहाँ कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं, ना कि तुम कौन हम कौन, हम कौन हम कौन, ऐसा नहीं है। भारत की संसद, पहले ये कहा जाता था कि ब्रिटेन की संसद जो है वो मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने के अलावा सारा काम कर सकती है। भारत की संसद भी ऐसे ही है। भारत की संसद बहुत पावरफुल है क्योंकि शक्तियों का जो है ना वो समन्वय के द्वारा बंटवारा किया गया, सहयोग के द्वारा बंटवारा किया है, या ना कि कठोर बंटवारा करके छोड़ दिया गया है। दोनों आपस में लड़ते रहे। हम देखिए ना, संसद भवन में देखिए आप जा करके, आप टीवी पे देखिए लोकसभा, कितने अच्छे से बातें करते हैं सब, कितने अच्छे से बातें करते हैं। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई डांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो वहां पे कौन है? विधायिका और कार्यपालिका ही तो है, और कौन है? अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कठोर पृथक्करण है शक्तियों का, ठीक है ना। आप ये काम करेंगे मतलब करेंगे, ये काम करेंगे मतलब करेंगे। भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा हम दोनों संसदीय समितियों के द्वारा आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अब है अगला है एकल नागरिकता। देखिए ब्रिटेन में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहां का जो नागरिक है वो राष्ट्रीय हितों के द्वारा जो योजनाएं चले उनका लाभ लेता ही है। इसके साथ साथ वो जिस राज्य का निवासी है वहां पे कोई स्कीम चलाई जा रही है उसका भी लाभ लेता है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ केवल आप इंडियन हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मौलिक अधिकार की ओर। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में एक विशेषता है वो मौलिक अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24, ठीक है ना। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 29-30। चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 22, ठीक है ना। ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए जा रहे मनमाने कानून से क्या करता है? जनता की रक्षा करता है। अगर विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है तो भारत का नागरिक इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे सकता है, इसे हाई कोर्ट में चैलेंज दे सकता है। और न्यायालय को यह अधिकार है, क्योंकि न्यायालय क्या है? संविधान का रक्षक है। न्यायालय का यह अधिकार है यदि ये कानून जो विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, अगर ये मूल अधिकार के विपरीत जा रहा है तो न्यायालय इसे शून्य घोषित कर सकती है, प्रभावहीन घोषित कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी परिस्थिति आपातकाल की स्थिति हो या बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोविड-19 आ गया था, ऐसी स्थिति हो, वित्तीय आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, ऐसी स्थिति में बहुत सारे मूल अधिकारों को निरस्त भी किया जा सकता है। कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, हमेशा के लिए निरस्त नहीं, कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, आर्टिकल 20-21 को छोड़कर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। भारतीय संविधान में सारी विशेषताएं तो है, लेकिन डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसमें 3 तरह के विचार मिलते हैं। एक है समाजवादी विचार, दूसरा है गांधीवादी विचार, तीसरा है उदार बौद्धिक विचार, ठीक है ना। जो डीपीएसपी है वो वो भारतीय संविधान में शासन में मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है ना। शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है। इसमें कहा गया है कि राज्य कानून बनाते समय कल्याण की बात करेगा, राज्य कानून बनाते समय लोगों के
हितों की बात करेगा, राज कानून बनाते समय प्रकृति की रक्षा की बात करेगा, राज कानून बनाते समय महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, राज कानून बनाते समय जो नीचे तबके के वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करेगा। ठीक है ना। मूल अधिकारों की तरह डीपीएसपी न्यायालय में वो लागू तो नहीं किए जा सकते, लेकिन बहुत हद तक ये जनता पे छोड़ा गया है कि ये शासन पे छोड़ा गया है कि आप इसको बेहतर रूप से क्या करें, लागू करें। ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं अगले विशेषता की बात करते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। सबसे पहले संघीय व्यवस्था में देख लेते हैं, 2 सरकार है, केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे। ठीक है ना। लिखित संविधान है, कठोर संशोधन प्रक्रिया है जो केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए संशोधन करने के लिए। द्विसदनीयता है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है ना। यह है संघीय व्यवस्था। और हमारे संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव देखा गया है। इसके अंतर्गत एक सशक्त केंद्र है, बहुत ही शक्तिशाली केंद्र है, एक संविधान है, जबकि अमेरिका में 2 संविधान है। उसके साथ लचीलापन संविधान संशोधन है। केंद्र चाहे तो राज्यों से बिना पूछे ही कई सारे संशोधन संविधान में कर सकती है, कई सारे बिल पास कर सकती है जिसमें राज्यसभा की कोई विशेष क्या होती है, भूमिका नहीं होती है। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया सर्विस है, जो आईएएस आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर झुकाव दिखता है। इसके साथ साथ केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, जो केंद्र का एजेंट के रूप में हम लोग नाम देते हैं कि केंद्र का एजेंट है। केंद्र का एजेंट है जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, उनके बीच आपस में बहस होती है। दिल्ली में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यही चलता है, बिहार में तो खूब चला है। ठीक है ना। उसके साथ साथ आपातकालीन प्रावधान देखते हैं। ठीक है ना। राज्यों पर कभी कभी 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 लगा के वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके साथ साथ केंद्र के किसी आदेश या निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो 365 अप्लाई करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये संविधान की मुख्य विशेषता है जो एक संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ एकात्मकता की ओर झुकाव देता है। अगली विशेषता को हम देखते हैं वो है आपातकाल। देखिए, आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा पर बात आती है तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। इस आपातकाल में केंद्र बहुत ही ज्यादा सशक्त हो जाता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है ना। 3 तरह के आपातकाल होते हैं हमारे देश में। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, आंतरिक विद्रोह, युद्ध की स्थिति में लगाए जाते हैं। दूसरा है राज्यों के आपातकाल, राज्यों में लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया 356 संवैधानिक तंत्र विफल हो गया किसी राज्य में। 365 अगर कोई राज्य किसी संविधान केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का पालन नहीं करता है, जिसकी वजह से राज्य में किसी प्रकार की कोई उथल पुथल मच जाती है। आर्टिकल 360 है, ये वित्तीय आपातकाल, देश की जब वित्तीय स्थिति पे कोई खतरा आता है तो सभी जितने भी बड़े बड़े देश में जो भी यूपीएससी के मेंबर हैं, निर्वाचन आयोग है, इनकी सैलरी रोक दी जाती है, इनकी सैलरी में कटौती कर दी जाती है। एक स्थिति आई थी जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाने वाली थी लेकिन नहीं की गई, स्थिति संभल गई। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में वो किसके शासन के अधीन आया था। ठीक है ना। अगली विशेषता देखते हैं वो है त्रिस्तरीय सरकार। देखिए, भारतीय संविधान जो है ना वो 60 देशों का अवलोकन करके बनाया गया है। ये त्रिस्तरीय सरकार पूरे विश्व में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है, वो केवल और केवल इंडिया में देखने को मिलती है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके नीचे भी नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा शासन चलाया जाता है, पंचायतों के द्वारा शासन चलाया जाता है, ताकि लोग, स्थानीय लोग अपनी समस्याओं से भली भांति परिचित होते हैं। अब मुख्यमंत्री को क्या पता कि किसी छोटे से गांव में क्या समस्या है? मुख्यमंत्री तो वहीं तक का कानून बनाएगा जहां तक उसकी नजर जाएगी।
एक छोटा सा गांव है 5 किलोमीटर के रेडिएशन में फैला हुआ, वहाँ पे कैसा शासन चलाना है ये पंचायती राज ब्लॉक के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा शासन चलाया जाता है। पूरी दुनिया में त्रिस्तरीय सरकार आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, 1992 में, ठीक है ना। इसमें एक भाग 9 जोड़ा गया, इसमें एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9A जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ इनको शक्ति दी गई, इनको वित्त संबंधी सुविधाएं दी जाने लगी, ठीक है ना। ये आगे की बात है, हम आगे फिर से पढ़ेंगे, जानेंगे इन सब चीज़ों को। अभी हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और यहाँ तक पढ़ चुके हैं। 2-3 और विशेषताएं हैं, उसे मैं जल्दी बता देता हूँ आपको, ताकि आप जल्दी से समझ जाएं। तो चलिए फिर आगे विशेषता है, स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में क्या है, बहुत सारे स्वतंत्र निकाय हैं जिनकी स्थापना की गई, जिन पे किसी भी प्रकार का ना केंद्र सरकार द्वारा कोई दबाव डाला जा सकता है, ना ही राज्य सरकार द्वारा दबाव, ना ही न्यायालय द्वारा कोई किसी भी प्रकार का कोई दबाव डाला जा सकता है। निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल, वो क्या करता है, देश में MLA यानी जो विधायक होते हैं, MP जो सांसद होते हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र निकाय है निर्वाचन आयोग। इसके साथ साथ स्टेट और सेंट्रल के में जो खातों का लेन देन होता है, जो पैसों का लेन देन होता है, जो जनता के द्वारा जो टैक्सेस दिए जाते हैं, सरकार किन किन कामों में खर्च कर रही है। 2G घोटाला जो कैग ने जो पर्दाफाश किया था, वो कैग क्या है, स्वतंत्र निकाय थी। सरकार का जो खर्चा है उसका वो अन्वेषण करती है, उनका वो आकलन परीक्षण करती है और इस पे अपनी टिप्पणी देती है। बाकायदा संसद में इस बात को राष्ट्रपति के थ्रू रखवाती है कि सरकार ने इन चीज़ों में खर्च किया है, ऐसे किया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ UPSC एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। वो केंद्र सरकार में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र रूप से परीक्षा का आयोजन करती है, UPSC सिविल सर्विस के लिए, MBA के लिए आदि। इसके साथ साथ राज्यों में स्टेट PCS है, वो राज्य स्तर के परीक्षाओं पे का आयोजन करती है, ठीक है ना। अगली विशेषता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सरकार तब तक धर्म में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक उस धर्म में कोई कुरीतियां ना हो, किसी प्रकार का हिंसा ना हो। ट्रिपल तलाक एक बहुत ही बड़ा क्या था, ये कुरीति थी भारत में। इस्लामिक धर्म के अंतर्गत जो इसको अलग तरीके से पेश किया गया, अलग तरीके से इस ट्रिपल तलाक का यूज किया गया, लोगों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया इस ट्रिपल तलाक के द्वारा। भारत ने क्या किया, भारतीय सरकार ने क्या किया, हटा दिया ट्रिपल तलाक। धर्म में सरकार घुसी, लेकिन केवल उन्हीं मामलों को लेकर घुसी जो धर्म की जो परंपराएं हैं उनमें किसी प्रकार का बहुत ही ज्यादा हिंसा हो रहा हो या वो बेहतरीन रूप से कार्यरत नहीं हो रही हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्रस्तावना में हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो शब्द को जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य को शब्द को जोड़ा गया। आर्टिकल 14 है, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण दिया गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 44 जो DPSP के अंतर्गत आता है, उसमें UCC की बात की गई है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि इसके जो सरकार कानून बनाते समय DPSP का ध्यान रखेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच अगर किसी के साथ हो रहा है उसको मिटाने का प्रयास करेगा। सभी को एक ही समानांतर एक उच्च स्तरीय जीवन जीने का अधिकार देगा। सरकार इसके लिए प्रयासरत करेगी, ठीक है। तो ये थी संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं जिसके बारे में हम सभी लोग आपसे चर्चा किए हैं, ठीक है ना।
आप इसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और डिटेल चाहिए, जो भी आप किताब पढ़ते हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे डी.टी. बसु हो, चाहे जो भी अंशस्रोत हो, उसके द्वारा आप इसके डिटेल में और जाइए। पहले आप मोटा मोटी याद रखिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमें देखना क्या है, हमें समझना क्या है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बाकी की चीज़ें देखना बहुत ही आसान हो जाएगी। एक मोटा मोटी थॉट तो होना चाहिए ना माइंड में कि क्या पढ़ना है। जब आपको पढ़ा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो सर आप क्या पढ़ोगे? तब तो सुन बटा सन्नाटा ही मिलेगा आपको। तो चीज़ों को पढ़िए। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले सेशन में हम अगली बात करेंगे, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।